नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ द्वारा भव्य राम मंदिर में रखे गर्भगृह के पत्थर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक दिन रहा। आज से गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली शिला रखी। इसके साथ ही 29 मई से शुरू हुआ सर्वजनीन अनुष्ठान का समापन भी हुआ। सीएम योगी ने निर्माण स्थल के पास द्रविड़ शैली में बने मंदिर के प्राण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह का पहला पत्थर रख दिया। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर के आर्किटेक्ट के अलावा कारीगरों को भी सम्मानित किया। गर्भगृह का पहला पत्थर रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से शिलाओं के रखने का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर तैयार हो जाएगा। यह मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 500 साल से देश के साधु संत राम मंदिर आंदोलन को चला रहे थे। आज उन सभी लोगों को दिल को खुशी मिली होगी। गर्भगृह का पहला पत्थर रख दिया गया है। गोरखनाथ पीठ के 3 पीढ़ी इस मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अधिरचना पर काम बुधवार से शुरू हो रहा है। हमारे पास कार्यों को पूरा करने के लिए 3 चरण की समय सीमा है। 2023 तक गर्भगृह, 2024 तक मंदिर निर्माण और 2025 तक मंदिर परिसर में मुख्य निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभ मुहूर्त में मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी गई है। इसी के बाद लंबे समय से तराशे जा रहे पत्थरों का उपयोग शुरू हो जाएगा। इसके लिए राजस्थान और अयोध्या में कई नई वर्कशॉप भी पत्थरों पर नक्काशी का कार्य तेजी से चल रहा है। राजस्थान के साथ पहली बार इसके लिए यूपी के कारीगरों को भी इस काम में लगाया गया है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में पत्थर तराशने का कार्य 1972 से चल रहा है। अभी तक मंदिर निर्माण के पिलर्स पर नक्काशी का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। छत के पत्थरों को तराशने का काम भी काफी हद तक पूरा किया जा चुका है। अब पिलर्स को आपस में जोड़ने के लिए बीम के पत्थरों पर नक्काशी का कार्य शुरू किया गया है। इस स्थान पर पहली बार पत्थर तराशने के लिए अस्थायी कार्यशाला का निर्माण किया गया, जिसमें अभी 15 कारीगर काम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इनकी संख्या 50 कर दी जाएगी। ऐसे ही 3 कार्यशाला राजस्थान में भी स्थापित की गई हैं, जहां से पत्थरों को तराशने के बाद अयोध्या लाया जा रहा है। इससे पहले राम मंदिर के लिए जितने पत्थरों की जरूरत पड़ती थी, उसका 70% पत्थर तराश के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर के पुराने मॉडल में विस्तार किया गया। इसके बाद तराशे गए पत्थरों की जरूरत बढ़ गई, जिसकी पूर्ति के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण में सीमेंट और सरिया का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ पत्थरों को ही इससे जोड़कर काम किया जाएगा। मंदिर नक्काशीदार पत्थरों से बनेगा। हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है। दो दिन बाद 1 जून बुधवार 2022 प्रातःकाल 9 बजे से 11 बजे तक नक्काशीदार पत्थरों को गर्भगृह के चारों ओर स्थापित करना, इंस्टॉल करना प्रारंभ करेंगे। अभी तक 2 वर्ष में मंदिर की नींव बनी है और मंदिर का फर्श ऊंचा किया गया है। फर्श यानी मंदिर की कुर्सी, या अंग्रेजी में कहे तो मंदिर का प्लिंथ।
ये प्लिंथ का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। अभी जून का महीना है, हो सकता है सितंबर तक चले। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के अचानक निधन के बाद बॉलीवुड जगत के साथ साथ उनके फैंस भी सदमे में हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने और कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के अचानक निधन से बॉलीवुड जगत सहित उनके करोड़ों फैंस सदमे में हैं। इस बीच के की अचानक हुई मौत को लेकर अननेचुरल डेथ की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। बता दें कि कोलकाता में मंगलवार शाम को एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने की शिकायत की गई थी, जिसके कुछ देर बाद ही उनको अचानक स्टेज पर गिर गए। उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक सिंगर केके की मौत को लेकर न्यू मार्केट थाने में अननेचुरल डेथ का मामला भी दर्ज किया गया है। परिवार की सहमति मिलने के बाद पूछताछ और पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद पोस्टमार्टम की व्यवस्था कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सिंगर केके के शव का पोस्टमार्टम बुधवार को किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर को केके का पोस्टमार्टम करेंगे ताकि उनकी मौत का सही कारण पता लगाया जा सके। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी मौत की वजह अचानक आए अटैक की वजह से हुई। वही अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केके को रात 10 बजे के बाद अस्पताल लाया गया, जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सिंगर का परिवार बुधवार को कोलकाता भी पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि लाइव कॉन्सर्ट के बाद होटल पहुंचने के बाद से वह भारी महसूस कर रहे थे। इसके बाद वह अचानक गिर गए। हालांकि कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि केके लाइव कॉन्सर्ट के दौरान ही असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने रोशनी की चकाचौंध के बारे में भी कॉन्सर्ट वालों से शिकायत की थी। उन्होंने अपने कॉन्सर्ट के बीच में एक ब्रेक भी लिया था, लेकिन बदकिस्मती को इसे रोका नहीं जा सका। इसके बाद वह स्टेज पर ही अचानक गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अब कमर्शियल गैस सिलेंडर पर सरकार ने उसकी कीमतें कम की हैं। 135 रुपए की कीमतें कमर्शियल सिलेंडर पर घटाई गई हैं। बता दें कि किचन में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ते दामों के बीच अब ग्राहकों को राहत दी गई है। सरकार तेल और गैस कंपनियों ने सिलेंडर की कीमतों में 135 रुपए की राहत दी है। गैस की नई कीमतें 1 जून से लागू हो गई हैं। 19 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 135 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। रेट में कटौती के बाद दिल्ली में अब 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 2,354 रुपये की जगह 2,219 रुपये का मिलेगा। कोलकाता में इसकी कीमत अब 2,454 रुपये से घटकर 2,322 रुपये हो गई है। मुंबई में यह कीमत 2,306 रुपये की जगह 2,171 रुपये 50 पैसे की हो गई है, जबकि चेन्नई में ग्राहकों को 2,507 रुपये की जगह अब सिर्फ 2,373 रुपये ही कमर्शियल सिलेंडर के लिए देने होंगे। हालांकि इसका फायदा केवल व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, क्योंकि गैस की कंपनियों ने केवल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ही बदलाव किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को पहले की ही तरह बरकरार रखा गया है। पटना में फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर 1,101 रुपये का पड़ रहा है। यह कीमत देश की राजधानी दिल्ली से भी काफ़ी अधिक है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से लगाए गए टैक्स के अंतर के कारण वहां पर इतने दाम हैं। इससे पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में पिछले 2 महीने से कई बार बढ़ोतरी की गई थी। मार्च में दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,012 रुपये थी। अप्रैल को इसके दाम बढ़ाकर 2,253 रुपये किए गए थे। फिर 1 मई को भी इनकी कीमतों में बढ़ोतरी 102 रुपये का इजाफा किया गया था। इसके बाद कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़कर 2,354 रुपये के पहुंच गए थे। हालांकि पेट्रोलियम कंपनी ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन मई में ही इनकी कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी की गई थी। 7 मई को कंपनियों ने
14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाए थे। फिर 19 मई को 50 पैसे की बढ़ोतरी के साथ इसकी कीमतें कई शहर में 1000 रुपये के पार चली गई थी। इसके बाद दिल्ली में 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1003 रुपये पहुंच गई थी। हालांकि अभी सिर्फ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर सरकार ने राहत दी है। सरकार ने 135 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पर घटाए हैं। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं पूर्व पीएम देवगौड़ा ने सोनिया गांधी से इस चीज को लेकर सपोर्ट मांगा है। राज्यसभा में खाली हो रही सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने जा रहे हैं। कर्नाटक में भी इस तारीख को वोट डाले जाएंगे। जनता दल के ने बची हुई एक सीट की डॉक्टर कुपेंद्र रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, मगर पार्टी के पास अपने दम पर जीतने लायक संख्या नहीं है। लिहाजा पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने सोनिया गांधी से संपर्क कर समर्थन मांगा है। इस बात का खुलासा नेताओं के बीच मंगलवार को किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सी.एम. इब्राहिम और पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने भरोसा मिलने के बाद ही रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्याप्त वोट नहीं होने के बावजूद भी कांग्रेस ने बीते सोमवार को मंसूर अली खान को दूसरे उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतारा था। खान को मैदान में उतारकर कांग्रेस यह दिखाना चाहती थी कि अपनी धर्मनिरपेक्षता के साथ साबित कर सके। हालांकि अब कांग्रेस पर फिर से आरोप लगाया गया है। कांग्रेस वास्तव में सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने में दिलचस्पी रखती है तो वह अपने उनके उम्मीदवार का समर्थन करे। देवगौड़ा पहले सोनिया गांधी के समर्थन का अनुरोध कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल से भी बात की गई। नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे, डी.के. शिव कुमार, आर.वी. देशपांडे और रामलिंग रेड्डी से भी इस बारे में बात की। सीएम इब्राहिम का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद ही हमने रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके पास 32 वोट हैं। कर्नाटक विधानसभा से एक उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए 45 वोट की जरूरत है। वहीं कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार के पास केवल 18 ही वोट हैं। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस को उम्मीदवारों का समर्थन करना चाहिए। इब्राहिम ने कहा कि उन अफवाहों को भी बेबुनियादी बताया जिसमें दावा किया जा रहा था कि देवगौड़ा रेड्डी की उम्मीदवारी के पक्ष में नहीं थे। इसके लिए उनका कुमारस्वामी के साथ झगड़ा भी हुआ था। इब्राहिम ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपना दूसरा उम्मीदवार उतारकर अपने मुस्लिम कैंडिडेट का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह जानते हुए दूसरे उम्मीदवार को उतारा है क्योंकि उनके पास पर्याप्त वोट नहीं है। इब्राहिम ने सवाल पूछते हुए कहा कि उन्होंने जयराम रमेश को अपना दूसरा उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस चाहती है कि रमेश जीतें और खान हारे। उन्होंने मीडिया के सामने यह भी बताया कि खान को विपक्ष के कहने पर ही मैदान में उतारा गया है। तो राज्यसभा के चुनावी दंगल में 46 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे। इसके बाद भी 3 राज्यों में सीट को लेकर पेंच फंसा रहेगा। देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को खत्म हो गई। यूपी, बिहार, पंजाब समेत 12 राज्यों की 46 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध चुना जाना तय है, जहां पर सियासी परिस्थितियों जैसी बनी है कि चुनाव की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान में सियासी घमासान होगा क्योंकि निर्विरोध सीट से ज्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर 3 जून को नाम वापसी की अंतिम
तिथि पर ही यह स्थिति स्पष्ट होगी। हरियाणा में कांग्रेस के लिए चिंता बड़ी है क्योंकि हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी से कृष्णलाल पवार और कांग्रेस से अजय माकन ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरने में मुकाबले को रोचक कर दिया है। बीजेपी की सहयोगी जेजेपी ने कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देने का भी ऐलान किया है। सूबे की विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 40 विधायक, कांग्रेस के पास 31 विधायक, जेजेपी के पास 10 विधायक और 7 निर्दलीय विधायक हैं। इनेलो का 1 विधायक और 1 अन्य विधायक भी इसमें शामिल है। इस तरह से एक राज्यसभा सीट के लिए 31 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के 1 सीट जीतने के बाद 9 एक्स्ट्रा वोट बचेंगे, जबकि कांग्रेस के सभी विधायक अगर एकजुट होकर भी अजय माकन जीत सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जेजेपी बीजेपी कार्तिकेय के साथ आए हैं, इससे कांग्रेस की चिंता वहां बढ़ गई है। साथ ही अब निर्दलीय और अन्य विधायकों को साधने की कवायद दोनों तरफ से की जा रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सुभाष चंद्र कांग्रेस के लिए चुनौती बने हुए हैं। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर 5 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस के ओर से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि बीजेपी की तरफ से घनश्याम तिवारी कैंडिडेट हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे सुभाष चंद्र को बीजेपी समर्थन देकर मुकाबला रोचक बना दिया है। विधायकों की मौजूदा आंकड़ों के लिहाज से 1 सीट बीजेपी और 3 सीटें कांग्रेस की कंफर्म थीं, लेकिन सुभाष चंद्र के निर्दलीय उतरने से अब कांग्रेस की दिक्कत यहां भी बढ़ गई है। राजस्थान में कुल 200 विधायक हैं। ऐसे में राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 वोट चाहिए होंगे। बीजेपी के पास फिलहाल 71 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 109 विधायक हैं। इस तरह बीजेपी के घनश्याम तिवारी के 41 वोट के साथ जीतते हैं और उसके बाद भी 30 वोट बाकी रहते हैं। वहीं कांग्रेस के पास फिलहाल 109 विधायकों के अलावा 13 निर्दलीय, 2 सीपीएम और 2 बीटीपी के विधायक भी शामिल हैं। वहीं 3 विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हैं, जो कि कांग्रेस की 2 सीटें इस लिहाज से कंफर्म की गई हैं, जिसके बाद 27 वोट बचेंगे। ऐसे में कांग्रेस को तीसरी सीट जीतने के लिए केवल 14 वोट चाहिए होंगे, जो कि बीजेपी के समर्थन के बाद सुभाष चंद्र को 11 वोट तलाशना होगा। ऐसे में देखना यह होगा कि यहाँ पर बाजी कौन मारता है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके चलते 36 सीट पर पेंच फंस गया है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल सुखदेवराव मुंडे और धनंजय महादिक को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसमें शिवसेना के से संजय राउत और संजय पवार मैदान में हैं, जबकि एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी यहां से मैदान में है। शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति संभाजी राजे की राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी भी दल से समर्थन नहीं मिला, तो वह चुनाव नहीं लड़े। विधानसभा के संख्या बल के अनुसार बीजेपी 2 सीटें, 1-1 सीटें पर एनसीपी कांग्रेस है, तो वहीं शिवसेना की भी जीत इस जगह कंफर्म है। इस तरह से 6ठी सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी घमासान होगा। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी और शिवसेना में से यहाँ पर कौन बाजी मारता है। बुलेटिन में बात अब कोरोना केसों की कर लेते हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में कोरोना के 2745 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत भी हुई है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों को लेकर लंबे समय से राहत बरकरार है। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 3000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान हुई मौतों के आंकड़े बेहद ही राहतजनक रहे। इसके साथ ही बुधवार को डेली पॉजिटिविटी रेट भी 0.60% दर्ज किया गया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,745 नए केस दर्ज होने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,61,60,832 हो चुका है। वहीं इस दौरान 6 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या भी बढ़कर 5,24,636 पहुंच गई है। एक दिन में हुई 6 मरीजों की मौत की संख्या का अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। मंत्रालय ने बताया कि बीते एक दिन में 2,236 मरीज कोरोना से संक्रमण से ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से उबर चुके लोगों का आंकड़ा भी बढ़कर 4,26,17,810 पहुंच चुका है। देश में मौजूदा एक्टिव केसों की संख्या 18,386 बची है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 0.60% दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे में 2,745 नए केस आए हैं और 24 घंटे में 6 लोगों की मौत दर्ज की गई है। बुलेटिन के आखिरी में बात मौसम की कर लेते हैं। दरअसल गर्मी से राहत मिलने के बाद कई राज्यों में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिन के बाद बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी मानसूनी बारिश हो सकती है। इससे पहले कई राज्यों में जमकर बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से नॉर्थ ईस्ट इलाकों में तेज बारिश होगी। असम और मेघालय में 2 जून से लेकर 4 जून तक भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं मिजोरम और त्रिपुरा में 2 जून तक और अरुणाचल प्रदेश में 4 जून के बीच तेज बारिश होगी। इसके अलावा बुधवार से अगले 5 दिनों तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की स्थिति रहेगी। स्काईमेट वेदर के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ और को जम्मू कश्मीर और इससे सटे पाकिस्तान के हिस्सों पर एक चक्रवाती के रूप में देखा जा रहा है। प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। इसके दबाव के बाद रेखा पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बने हुए चक्रवाती क्षेत्रों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए बांग्लादेश तक जा रही है। झारखंड और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जहां स्काईमेट वेदर के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल के कुछ हिस्से और तटीय कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक और तमिलनाडु के में हल्की और मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के छिटपुट हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ओडिशा के 1-2 हिस्सों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गरज के साथ छिटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जो कि मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने और 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने दिल्ली में जताई है। तो वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान 40 और 24 डिग्री सेल्सियस के रहने के अनुसार हैं। तो वहीं बृहस्पतिवार से अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। हालांकि तापमान 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, जो कि दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर है। पंजाब में तापमान में इजाफा किया होगा। पंजाब में बुधवार को तापमान में और इजाफा होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार बुधवार से मौसम भारी रहने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कई स्थानों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन मौसम सख्त रहेगा, तो वहीं मैदानी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी के आसार जताए गए हैं।
हालांकि पहाड़ों वाले क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे कहीं कहीं पर उत्तराखंड में हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो वहीं गर्मी से राहत के बाद अब कई राज्यों में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो चुकी है। इसी से मौसम विभाग ने कई राज्यों में तापमान घटने के भी आसार जताए हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।